बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप और कैसा वक्त गुजर रहा है। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर सेक फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का शुरू करने लगे हैं। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चैप्टर में जाने से पहले दोबारा फिर से आपसे वही बात करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं वो आप मुसलसल देख सकें, और आपको साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेट अस गो टू द टॉपिक्स। हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज होती हैं जिनमें इनको डिवाइड किया होता है। पहली कैटेगरी होती है जिसको हम वेक्टर्स कहते हैं, दूसरी कैटेगरीज होती है जिसको, या दूसरी टाइप होती है जिसको हम स्केलर्स कहते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है। इससे पहले आपको बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी को दो चीज़ें होना ज़रूरी होता है, उसका मैग्नीट्यूड होना और उसका यूनिट होना हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ होना ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो ये टाइप्स बनती हैं वेक्टर्स और स्केलर, ये इस बेस पे होती हैं कि विच नीड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। जिन क्वांटिटीज़ को वेक्टर्स, उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो डायरेक्शन नीडेड होता है, और वो क्वांटिटीज़ जिनको डायरेक्शन नीडेड नहीं होता है उनको स्केलर्स कहते हैं। वेक्टर्स के अंदर आपके पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं जिनको डायरेक्शन नीडेड है ये आपकी वेक्टर्स होती हैं। इसी तरह कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्शन नीडेड नहीं होता है, दे डोंट नीड डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इस क्वांटिटीज़ में आपके पास सबसे जो पहली क्वांटिटी है वो स्पीड है, इसके अंदर डिस्टेंस है, इसके अंदर आपका मैस कह लें, ये आ गया। ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स कहते हैं। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। लेकिन बिफोर गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेक्टर्स एंड स्केलर, हमें यहाँ पे एक बात और समझनी है, वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। आपको नज़र आ रहा है कि एक लाइन वर्टिकली ड्रा की है और एक हॉरिजॉन्टली ड्रा की गई है, तो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो रही हैं और इन लाइंस के जो सिस्टम बना रही हैं उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्सेस होते हैं। इसी तरह इनका जो राइट साइड होता है जो एक्स का राइट साइड है वो पॉजिटिव होता है, और एक्स का जो लेफ़्ट साइड होता है, यानी हमारे पास ये समझ लें कि जो एक्स है, जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव होता है और एक्स डैश वाली साइड नेगेटिव होती है। और इसी तरह से आपके पास जो कि आपके पास दूसरा होता है वाली साइड होती है, यानी अपवर्ड वाली साइड, ऊपर वाली जो साइड होती है इसकी वाई एक्सेस की वो पॉजिटिव ली जाती है और डाउनवर्ड वाली जो है वो नेगेटिव ली जाती है। और चूंकि इसमें दो एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं इसलिए इसको 2D या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। इसमें चूंकि रेफरेंस लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू द स्पेस, व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन अ स्पेस, जब आपको स्पेस जा रहे हो आप, तो स्पेस के अंदर 3 एक्सेस होते हैं। फिर ये जो आपको दूसरा फिगर नज़र आ रहा है जिसमें एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट हैं, उस वक्त आपका जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है और उस वक्त एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद ली जाती है। इसी तरह इफ़ यू आर मूविंग इन अ सिंगल एक्सेस, मसलन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है आपके पास दोनों एक्सेस मौजूद होते हैं लेकिन आप तीनों एक्सेस मौजूद होते हैं और उस वक्त आप एक एक्सेस पे मूव कर रहे होते हैं। मैं 2 एक्सेस वाले की एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक बॉडी है जो एक्स वाई एक्सेस में सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस पे मूव कर रहा है, तो उसका जो वाई एक्सेस होगा वो उस वक्त 0 लिया जाएगा। और अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस की बजाय वाई एक्सेस पे मूव कर रहा है तो उसका जो एक्स एक्सेस होगा वो उस वक्त 0 लिया जाएगा। लेकिन अगर एट ए टाइम दोनों के अंदर आ रहा है, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि सपोज एक वेक्टर है जो कि PAB पॉइंट पर, P पॉइंट पर या OP से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये P पॉइंट पर जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे
फिर वो p इंटू ए भी होंगे, यानी x एक्सेस भी इसके साथ इन्वॉल्व होगा और y एक्सेस भी इसके साथ इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये हमारे पास होती है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस जो होते हैं या जो भी एक्सेस होते हैं उसको इस तरह से इसके अंदर लिखा जाता है। इसी तरह अगर किसी वेक्टर को आप 3 एक्सेस में लिखते हैं, 3 डायमेंशनल एक्सेस में लिखते हैं, तो वो भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पे हर एंगल 2 एक्सेस वाले में हमेशा एक्स एक्सेस के साथ एंगल काउंट करते हैं, वो थीटा होता है जैसा कि आपको पहले दिखा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका एंगल्स होते हैं, यहाँ एंगल भी 3 होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। एक्स एक्सेस के साथ बनने वाला अल्फ़ा, वाई एक्सेस के साथ बनने वाला बीटा और z एक्सेस के साथ बनने वाला जो एंगल होता है वो आपके पास गैमा होता है। और इस वक्त इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं p a b c, यानी इसके अंदर तीनों किस्म के कोऑर्डिनेट पाए जाते हैं। a b c तीनों, a x एक्सेस के लिए, अगर b y एक्सेस के लिए, c z एक्सेस के लिए, तो तीनों कोऑर्डिनेट इसमें होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हाउ आर वेक्टर रिप्रेजेंटेड? वेक्टर्स को, नेक्स्ट सवाल, अब चूंकि हम वेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेथड्स, ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है सिंबॉलिक मेथड। ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट्स हमेशा नाम से ही ज़ाहिर है ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबॉलिक मेथड जिसमें हम वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय या सिंबल। तो सिंबल कैसे होते हैं? यहाँ भी 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपने हैंड रिटन में लिखना है तो सिंबल के ऊपर छोटा सा एरो डाला जाता है, लेकिन अगर आपने बुक के अंदर लिखना है तो फिर बुक्स के लिए ये बोल्ड लेटर से लिखे जाते हैं। आपको अगर बुक में कैपिटल F बोल्ड मिला है तो फोर्स के लिए होगा, वेक्टर होगा, यानी बुक के अंदर जो स्टैंडर्ड होता है हमारा वो बोल्ड लिखे होते हैं और उस वक्त ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। While in graphical method vector is represented by a line with arrowhead। इसको एक लाइन से शो करते हैं जिसके एक साइड पे तीर का निशान होता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गो टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इज के हाउ टू ड्रा अ वेक्टर। ड्रा कैसे करना चाहिए वेक्टर को? तो वेक्टर को ड्राइंग के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना होता है, फिर आपने उसके स्केल के मुताबिक उसकी लाइन ड्रा करनी होती है, और फिर आपका तीसरा काम क्या होता है, आपने एरो लगाना होता है उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन वहाँ पे गिवन होती है। लेंथ ऑफ लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है और एरो जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि ए कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईस्ट, इसको वो कहता है कि वेक्टर फॉर्म में ड्रा करें। तो सबसे पहले जो आपको साइड पे नज़र आ रहा है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये आपने यहाँ पे ड्रा करना है। और फिर दूसरा काम क्या करना है, वो स्केल सेलेक्ट करना है जो आपके पेज के ऊपर फिजिबल हो। मसलन 50 किलोमीटर मैंने सपोज किया कि 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 200 किलोमीटर पर आवर कितने के इक्वल होगा? वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और ये फिजिबल बन रहा है, तो मैंने क्या किया, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर दी है और उसको टुवर्ड ईस्ट शो किया है, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में उसको शो कर दिया है। तो आपके पास यानी 4 सेंटीमीटर अब जो होगा ये वाला स्केल के हिसाब से वो आपको 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को शो कर रहा होगा। अगली एग्जांपल में है कि एक अदर बॉडी है जो कि 150 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। फिर वही काम आपने स्केल सेलेक्ट किया है, स्केल में लेट किया है, मैंने पिछले जैसा लिया है, लेट किया कि 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो 150 के कितने बनेंगे? 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर की लाइन जो आपको नज़र आ रही है वो मैंने ड्रा की है और डायरेक्शन मैंने कहाँ रख दी है? वेस्ट की तरफ रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन भी हो गई और वेक्टर खुद भी हो गया। नेक्स्ट काम आता है वेक्टर्स एडिशन। वेक्टर्स की एडिशन कैसे की जाए, क्या वेक्टर्स को ऐड किया जाए, नहीं किया जाए, किस मेथड से किया जाए? तो वेक्टर्स को 2 तरीकों से ऐड किया जाता है। एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक एनालिटिकल मेथड होता है। पहले हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल मेथड्स नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उसके अंदर आ जाएगा। ग्राफिकल मेथड्स के अंदर जो है वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से ऐड किए जाते हैं। इसलिए हेड टू टेल रूल के स्टेप्स थारोली बता देता हूं, मैंने लिखे नहीं है। मैंने क्या, सबसे पहले क्या करना होता है, आपने वेक्टर्स ड्रा करने होते हैं।
जैसा मैंने ए बी दो वेक्टर्स ड्रा किए हैं। फिर आपने ये करना होता है कि हेड टू टेल रूल में ऐसे इनको ऐड करना ऐसे होता है कि हर जो नेक्स्ट वेक्टर होता है, मसलन मेरा ए बी है, तो मेरा जो बी वेक्टर है उसकी टेल को मैंने हेड ऑफ ए के साथ ज्वाइन किया है और फाइनली रिजल्टेंट ऐसे ड्रा किया जाता है कि उसकी टेल पहले की टेल के साथ अटैच होनी चाहिए और उसका हेड जो है वो लास्ट के हेड के साथ अटैच होना चाहिए। तो वो आपको भी नज़र आ रहा है, जैसा आपको नज़र आ रहा है ए प्लस बी बनाया है मैंने, रिजल्टेंट बनाया है, तो वो आपका ए और बी दोनों को ऐड करके दिखाया गया है। और ये बात भी याद रखनी है कि जो आपका वेक्टर एडिशन होती है वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होता है। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है जो कि हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन में फ़ायदा देगी, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ। एक और टर्मिनोलॉजी जो हमें नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फ़ायदा देगी वो है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसा कि एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है, मेरे पास एक वेक्टर ए है और उस वेक्टर ए के साथ वो पॉजिटिव वेक्टर है, मैं जब उसका नेगेटिव ड्रा करूंगा तो उतनी लेंथ का ड्रा कर दूंगा, लेकिन एरो जो होगा मेरा अपोजिट होगा। इसी तरह आपको जो बी नज़र आ रहा है वो बी भी इसी हिसाब से ड्रा किया गया है कि बी को आप क्या करोगे, सबसे पहले बी को ये करोगे कि आप सबसे पहला काम बी का ये करोगे कि बी को पहले ड्रा कर लोगे और फिर बी का अपोजिट ड्रा करके एरो हेड चेंज कर दोगे, तो ये आपका वेक्टर हो जाएगा negative of that vector. Now next thing is vector subtraction. How are vectors subtracted? इनको subtract कैसे किया जाता है? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होती है इट इज़ आल्सो मेड बाय हेड टू टेल रूल। ये भी हेड टू टेल रूल से होती है, लेकिन सपोज मुझे दो वेक्टर दिए हैं, एक ए है जैसा कि आपको ड्रा किया हुआ दिखाई दिया है और दूसरा बी है जो ड्रा किया हुआ है, या वैसे वहाँ नहीं दिए होंगे, पहले आप ड्रा करेंगे और फिर ए प्लस बी तो फाइंड करना हो तो सिंपल है, ए प्लस बी इनको हेड टू टेल रूल से ऐड कर लें। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करना है तो जिस वेक्टर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, पहले उस वेक्टर का नेगेटिव फाइंड कीजिए। मसलन मैंने यहाँ पे b को सब्ट्रैक्ट करना है a से, तो मैं b का नेगेटिव फाइंड करूँगा, वो माइनस b जो आपको नज़र आ रहा है वाइट रंग का जो नज़र आ रहा है। अब मैं हेड टू टेल रूल से जो b की टेल है वो a के हेड के साथ मिला दूंगा और रिजल्टेंट मेरा a माइनस b जो है वो इस तरह से आ जाएगा। मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हेड टू टेल रूल यूज़ होता है, लेकिन जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी पहले नेगेटिव वैल्यू यानी नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर इज़ कैलकुलेटेड, नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर इज़ ड्रॉन और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उनको आपस में हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ होती है जो कि इसके अंदर हमने यूज़ करनी है आगे, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज़ अ सिंगल वेक्टर दैट हैज सेम अफेक्ट एज दैट ऑफ ऑल वेक्टर्स। वो वेक्टर सिंगल वेक्टर, resultant vector is a single vector having same effect as that of all vectors। ये वो वेक्टर होता है जो कभी ऐड करके, कभी मल्टीप्लाई करके, कभी सब्ट्रैक्ट करके, कभी बहुत सारे वेक्टर से हासिल होता है रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर उन सारे वेक्टर्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ रखता है। फिर नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर होती है वो आपके पास होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड एंड गिवन डायरेक्शन या डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, यानी वो वेक्टर जिसकी अपनी डायरेक्शन किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड सिंगल वन होता है, ओनली वन होता है, उसको हम कहते हैं वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किसी भी सिंबल के ऊपर छोटा सा कैप डाल देते हैं, हैट डाल देते हैं, तो ये इसका होता है। और अगर आप इक्वेशन लिखें इसकी तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर जो होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल ए के लिए ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा वो आपको यूनिट वेक्टर शो कर रहा होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्री डायरेक्शन। सवाल अक्सर हमारे जहनों में उठता है कि ये बताएं कि जब आपके वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है तो इसको वेक्टर ले क्यों रहे हैं,
तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है भाई, हमारे पास वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम, बाज़ दफ़ा हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा उनको सब्ट्रैक्शन में लेके आ रहे होते हैं और आंसर ज़ीरो आ रहा होता है। तो वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो उनका आंसर ज़ीरो जो होगा वो ज़ीरो भी वेक्टर होना चाहिए, इसलिए हम उसको नल वेक्टर कहते हैं। और इसके बाद होता है पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर दैट इज़ यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसी खास पॉइंट से आपको पोजीशन शो करने के लिए एक ख़ास वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसी तरह इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि आपको दिखाया गया है। इसी तरह एक और वेक्टर्स होते हैं पैरेलल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर विच आर इन सेम डायरेक्शन, उनको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इसी तरह एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी एक नॉर्थ की तरफ है तो एक साउथ की तरफ हो, एक ईस्ट की तरफ है तो एक वेस्ट की तरफ हो। और आखिरी चीज़ इक्वल वेक्टर वो होते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है और मैग्नीट्यूड सेम होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टार्ट पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हों, स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन एक जैसी हो जाए, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं equal vectors. So these were the some basic concepts of vectors. I hope you will review these concepts and you will make your concepts. We will with you in the and उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रोसीड करेंगे, सारे टॉपिक्स को आगे जो तरतीब के साथ है इसी तरह चलाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।